नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट मेरा टॉपिक था समास। समास मैंने पढ़ाया था। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाक्य से। बच्चों, वाक्य के बारे में जानने से पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा और वाक्य के पहले क्या क्या चीजें आती है, ये सारा चीज एक बार हम देखते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा वर्ण के बारे में। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। खाली एक रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसका एक अर्थ प्रकट होता हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तीसरा हो गया पद। तो जब इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं, तो ये शब्द नहीं रह के क्या हो जाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ने हैं वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? किसके बारे में? वाक्य के बारे में। तो वाक्य की परिभाषा क्या है? सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो। ठीक है। सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। अभी सार्थक का मतलब देखिए, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों के, सार्थक मतलब कुछ अर्थ देता हो। क्योंकि शब्द समूह, मान लीजिए कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है नीचे, देखिए, किनारे नदी पेड़ के है। तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं। तो क्या इसका एक अर्थ निकल रहा है क्या बच्चों? जी नहीं बच्चों, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन उसी को अगर हमने अरेंज करके लिख दिया, नदी के किनारे पेड़ है, तो इसका अर्थ निकल रहा है। जी हाँ बच्चों, इसका अर्थ निकल रहा है। तो आपको समझा बच्चों कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो। व्यवस्थित होता है मतलब होता है क्रम के अनुसार। ठीक है। व्यवस्थित मतलब होता है क्रम के अनुसार। क्रम अब क्या होता है? एक वाक्य के अंदर क्या होना चाहिए आपका? वाक्य के अंदर मिनिमम आपका एक कर्ता होना चाहिए। कंपलसरी है, कर्ता और क्रिया होता है तो ही वो वाक्य कंप्लीट होता है। ठीक है, ये उसके टर्म्स और कंडीशन है। तो और अकर में भी होते हैं, लेकिन एक वाक्य पूरा होने के लिए कर्ता और क्रिया की होनी आवश्यक है, तभी होगा। और ऐसा भी नहीं है कि क्रिया आपने पहले लिख दिया और कर्ता आपने लास्ट में लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाक्य का एक, जैसे कि इंग्लिश में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं। ठीक है बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन हिंदी का क्या होता है? हिंदी क्रिया हमेशा अंत में ही होती है। क्रिया क्या होती है? हमेशा वाक्य के अंत में होती है। तो अभी यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन फिर से देखिए। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो। ठीक है, जो क्रम के अनुसार हो। देखो, ये क्रम होता है। क्रम मतलब सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, ये होता है कर्म। कर्म मतलब काम करना, जो हम काम करते हैं। क्रम मतलब होता है सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस क्या है, वाक्य बनने का सीक्वेंस क्या है, ये इंग्लिश में होता है बच्चों। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का ऐसा सीक्वेंस होता है। और हिंदी में क्या होता है? कर्ता, कर्ता होता है, फिर पर, कर्म, फिर क्रिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से वाक्य बनता है। आशय प्रकट कर सके उसे वाक्य कहलाता है, अर्थात जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करे। देखिए, मैंने भाषा और व्याकरण का जो पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारा चीज आपको बताया था वहां पर, कि भाषा की जरूरत क्यों हुई। पहले हम स्टार्टिंग में क्या करते थे? संकेतों द्वारा एक दूसरे से बातों का आदान प्रदान करते थे। संकेतों के द्वारा हम समझते थे एक दूसरे की बातों को। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों की इच्छाएं बढ़ती गई, लोगों के जो साधन थे वो सब बढ़ते चले गए, तो भाषा का विकास हुआ। तो और भाषा के लिए क्या करता है? वाक्य बने हमारे। तो वाक्यों क्या करते हैं हमारे? वाक्य क्या करता है? हमारे विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। सामान्य वाक्य में क्रमशः क्या होना चाहिए? कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। अभी वाक्य के दो अंग है। मैंने अभी ऊपर बताया कि अरेंज रहेगा तो ही वाक्य का कुछ अर्थ है, वरना वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। एक क्या होता है? उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है? विधेय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। अभी देखिए, मैंने ऊपर क्या बताया आपको? कर्ता होता है और क्रिया। ठीक है।
अगर मिनिमम इतना रहेगा तो ही वाक्य पूरा होता है। बीच में कर्म भी रहता है, लेकिन हम अभी कर्म को थोड़ा रोक देते हैं। अभी आप खाली ये समझिए कि एक वाक्य के लिए कर्ता और क्रिया आवश्यक है। ठीक है, तो कर्ता क्या हो जाता है, कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कर्ता। कर्ता कौन होता है वाक्य में, कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है वाक्य में। देखिए इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है। ठीक है, क्रिया मीन्स वर्ब। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रहा है, अंग्रेजों से युद्ध किया। तो किसने किया युद्ध, लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, किसने किया, लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद लक्ष्मीबाई ने के बारे में जो भी आगे वाक्य में कहा गया है वो सारा क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको एक और बताती हूँ कि अब ये झांसी की रानी जो है वो कहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये किसके लिए बता रहा है, किसके लिए बता रहा है, ये लक्ष्मीबाई के लिए कहा जा रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये सारे पद मिलकर किसके लिए कार्य कर रहे हैं, ये लक्ष्मीबाई के लिए। तो ये लक्ष्मीबाई क्या है, कर्ता है। ठीक है बच्चों, क्या है, ये कर्ता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्ता का विस्तार, कर्ता विस्तार। ठीक है बच्चों, आया समझ में, कर्ता विस्तार। ठीक है, विस्तार मतलब बढ़ाओ, ज्यादा विस्तार रूप से फैला हुआ बोल सकते हैं। तो ये चार जो शब्द है, चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ही शब्द एक ही पद के लिए कार्य कर रहे हैं, और वो पद जो है वो क्या है, वो कर्ता पद है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कर्ता का विस्तार कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से विधेय का ही विस्तार होता है। तो आप ये समझिए कि विधेय के अंदर कर्म भी आ जाएगा। ठीक है, विधेय के अंदर मीन्स कर्ता को छोड़कर वाक्य में जितना कुछ बचेगा वो सारा क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया। फिर से इसके डेफिनेशन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है इसका डेफिनेशन। एक उद्देश्य क्या है, वाक्य में कर्ता जो कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया, जो कार्य कर रहा है वही करता है, उसे उद्देश्य कहा जाएगा। साथ ही कर्ता का विस्तारक या विशेषण हो तो उसे हम उद्देश्य में रखेंगे। जैसे मेरी सहेली पूजा, अभी किसकी सहेली है, मेरी सहेली, और किसके बारे में कहा जा रहा है, पूजा के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कर्ता विस्तार हो जाएगा, कर्ता विस्तार में आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम पदबंध कहते हैं बच्चों। हिंदी के सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस, 10th के सिलेबस में, कोर्स बी में ये है आपका पदबंध। ठीक है, पदबंध का सिलेबस है। तो पदबंध जब पढ़ते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है मैम, ये क्या चीज है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब कर्ता विस्तार जो होता है, कर्ता विस्तार वही क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है। या तो क्रिया का विस्तारक हो या तो कर्म का विस्तारक हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होता है, आपके आपके पदबंध में ही आ जाते हैं। पदबंध के जब चैप्टर में जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी पदबंध क्या होता है, नहीं तो फिर अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, अभी देखिए मेरी सहेली पूजा, तो ये कर्ता विस्तारक हो गया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो भी कथन कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो भी कथन कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। इसमें कर्म और क्रिया का प्रयोग होता है, कर्ता जो भी कार्य कर रहा है वह विधेय होता है। विधेय में कर्म और कर्म का विस्तारक भी होगा, क्रिया और क्रिया का विस्तारक भी हो गया, और पूरक और सहायक क्रिया भी होती है। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अभी मेरा भाई मोहन, ये सब किसके लिए कार्य कर रहे हैं, कर्ता विस्तारक के लिए। अभी मेरा भाई मोहन हो गया। अभी हिंदी साहित्य की पुस्तकें अधिक पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया है, आप सबको अधिक पता है, ये अधिक पढ़ता है, वो अधिक आपका क्या हो गया, क्रिया, ये विशेषण में आ जाएगा। और पढ़ता है वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो क्या पढ़ता है, हिंदी साहित्य की पुस्तकें, ये सब क्या हो जाएगा, कर्म में। तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म में, और कर्म का विस्तार ये हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, क्या है डेफिनेशन में, देखिए कर्म और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए जो उद्देश्य है ये हो गया उद्देश्य, संज्ञा जो भी, एक सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम कर्ता होंगे। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम क्या होंगे, कर्ता होंगे। और उसके बारे में अगर विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है
किया जाएगा तो उसे हम कर्ता विस्तार कहेंगे। और वाक्य में कर्ता को छोड़ के जो भी बाकी शब्द बचते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, विधेय कहलाता है। ठीक है बच्चों, अभी विधेय में एक और चीज जाना है, क्या क्या, कि क्रिया का भी विस्तार रहता है विधेय के अंदर, और कर्म भी रहता है और कर्म का विस्तार भी रहता है। इन बातों को ध्यान में रखिए। ठीक है, एक दूसरा और एग्जांपल देखिए, मैंने बड़ी रुचि से पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, जैसे मैंने बोला था। यहाँ पर आपको कर्ता विस्तारक नहीं है। बड़ी रुचि से क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ये कर्म हो गया, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये सारा का सारा, सॉरी, बड़ी रुचि से, ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा हो जाएगा विधेय। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं आया होगा फिर भी आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस चीज के बारे में। अब देखिए, नेक्स्ट है आपको वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर किए हैं। उनके भेद ऐसा नहीं है कि एक ही आधार पर भेद किए गए हैं, उसके अलग अलग आधार है, बेस अलग अलग है। ठीक है, अर्थ के आधार पर, मीन्स वाक्य के कैसा अर्थ होता है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, तो क्या है, इस पर भी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 होते हैं। ठीक है, और एक रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। तो मैं पूरा कंप्लीट पार्ट वीडियो बनाने वाली हूँ इसके बारे में। तो आप आज केवल हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सारे बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। दूसरी चीज है कि ये 9th का सीबीएसई सिलेबस है। 9th का सिलेबस हिंदी कोर्स बी, हिंदी कोर्स बी, जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे ध्यान से देखिए, हिंदी कोर्स बी का, कोर्स बी का 9th का सिलेबस है ये। ठीक है बच्चों, ये 9th के क्लास में आता है ग्रामर के लिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, आपका क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, 3। रचना मतलब होता है बनावट, कि वाक्य बने कैसे हैं। ठीक है, उसके आधार पर वाक्य के 3 प्रकार किए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, 1 मिनट, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में कैसे नियम होते हैं, क्या होते हैं, और इसके अंदर वाक्य के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे वाक्य को बदलते कैसे हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, उसका रूपांतरण होता है, चेंज करना होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये हिंदी के कोर्स बी क्लास 10th के सिलेबस में है। तो बच्चों, जो भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, ये वीडियो को बहुत ध्यान पूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग आगे इसके जो अर्थ के आधार पर भेद है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, और चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।